अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर इंटीग्रेशन से मुताल्लिक है। इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर में जो भी इंटीग्रेशन रूल्स हैं और जो भी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। उसे याद करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने इंटीग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कौन सी टेक्निक पहले लगानी है, फिर कौन सी लगानी है, फिर कौन सी लगानी है। ठीक है। इसके बाद हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करेंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पोर्शन हो जाएगा। बाद में आप इसी बेस को लेते हुए आप बीएससी कैलकुलस पे चले जाएंगे और फिर हम वहां जाके इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है। बहरहाल इंटीग्रल्स आर एंटी डेरिवेटिव्स। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ, फिर हम इसके टेबल पे चले जाएंगे और फार्मूलाज और बाकी चीजों में चले जाएंगे। देखिए, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, मिसाल के तौर पे आपको तकरीबन 40 फार्मूलाज याद हो गए हैं डेरिवेटिव्स के। और अगर आपको नहीं याद अभी, या अगर आपने नहीं रिवाइज किया हुआ, तो पहले आप मेरा चैप्टर 2 पे लेक्चर लें जिसपे मैंने डेरिवेटिव के सारे फार्मूले पढ़ाए थे। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव का फार्मूला मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है जिसके मुताबिक जब भी कोई कांस्टेंट आता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है 0। आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब हमने इसका उल्ट करना है। हमने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आपका आए 0। ठीक है। कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आए 0। ठीक है। अच्छा, अब आप आंसर तो आपको पता है, आप कहेंगे कि भाई वो कांस्टेंट अगर आ जाए फंक्शन या कांस्टेंट हो जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है। अब आप क्या पूछने जा रहे हैं? अब आप ये पूछने जा रहे हैं कि 0 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये जो डी बाई डी एक्स है, अगर आप इधर लेके आएंगे तो इसे हम इंटीग्रल साइन में बदल देते हैं, ऐसे इंटीग्रल 0 डी एक्स का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है। और यहाँ आपने आंसर बताना है इसी फार्मूला को देखते हुए। यानी अगर आपको डेरिवेटिव का फार्मूला याद होगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो अब 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 की इंटीग्रेशन है कांस्टेंट। यानी आपने ये सोचना है कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है। ठीक है। तो इसे कहता हूं मैं डायरेक्ट फार्मूला मेथड। इंटीग्रेशन में सबसे पहले यही देखना होता है कि आप जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा फंक्शन पड़ा है जिसका वो डेरिवेटिव है। अच्छा, मिसाल के तौर पे नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1। यह आपने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव 1 है। अच्छा, अब इसको उल्टाएं जरा, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x। सो 1 की इंटीग्रेशन x है। अगर यहाँ पे dx के बजाय 1 dt कर दिया जाए तो फिर आपने वेरिएबल देखना है कौन सा है। dt है तो फिर क्या होगा? t। फिर इसका मतलब है कि t का अगर डेरिवेटिव लिया जाए dt बाय dt तो वो 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा हो डी थीटा तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन आ जाए, एक सम कांस्टेंट है a dx। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि a बाय रूल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास दोबारा से 1 रह जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन x है तो आंसर क्या आ जाएगा? ax। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आप देखिए कि हम कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ने जा रहे। पहले सबसे पहले डेरिवेटिव के जो ऑलमोस्ट 40 रूल्स आपके पास हैं उन्हीं को कन्वर्ट करें इंटीग्रेशन में, नथिंग न्यू। डेरिवेटिव ऑफ, अब हम पावर रूल पे चलते जा रहे हैं। ठीक है। अब उसके लिए देखें, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस 1 क्या आएगा? x पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? n प्लस 1 शुरू में आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी, n प्लस 1 से n हो जाएगी। अब फार्मूला बनाने के लिए हम इस n प्लस 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इसे हम डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन। इसका आप रिवर्स करें, इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n
dx। x पावर n की इंटीग्रेशन वो फंक्शन होगी जिसका डेरिवेटिव लेने से x की पावर n आया। दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस वन over n plus 1 with a condition that n is not equal to -1। n -1 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये हमारा पावर रूल बन गया इंटीग्रेशन में। x की पावर n जब भी होगी क्या करेंगे, एक उसमें ऐड करेंगे और उस पर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4। अब ये तो हो गया x की पावर n जब n -1 ना हो। तो अगर हमारा पावर -1 हो तो फिर वो बनता है 1/x की इंटीग्रेशन। अब 1/x की इंटीग्रेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन करने से 1/x आता हो, तो वो है log x। जिसकी इंटीग्रेशन से 1/x आता है। इसके उल्ट चले तो 1/x की फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x। तो इस तरह से करके एक और ले लेते हैं। पहले डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन, अगेन दिस इज ई पावर एक्स। ठीक, एंड सो ऑन। जितने भी फार्मूले हैं आप पहले उनको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला मैं आपको जो बताने लगा हूं वो ये है कि आप देखें कि कोई भी फंक्शन है, मिसाल के तौर पे वो एक्स ही क्यों नहीं है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्ज करें कि हम इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और सी का क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है ये डेरिवेटिव है एक्स का भी और एक्स प्लस सी का भी, एक्स प्लस 2 का भी, एक्स प्लस 2 स्क्वायर का 2 रेज टू पावर 10 का भी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, 1 का आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे, जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास वो फंक्शन आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव 1 है। अब वो x भी हो सकता है, वो x प्लस 1 भी हो सकता है, वो x प्लस 2 भी हो सकता है, क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो सकता है जो डेरिवेटिव लेते हुए 0 हो गया था। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, जब आप 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या पता कि वो कांस्टेंट क्या था। लिहाजा हर क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में यही बात है कि जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर के साथ हमेशा प्लस सी लिखते जाएंगे, तमाम फार्मूलों में प्लस सी आता जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ये आपको एक मैंने बैकग्राउंड दे दिया है। इस बैकग्राउंड के साथ आप इंटीग्रेशन के, अब मैं आपको टेबल पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। और वहां से जाके फिर अब मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से हमने ये टेबल बनाया इंटीग्रेशन का और आपने इसको किस तरह से याद रखना है। ठीक है। अच्छा, चलें आगे। अब आ जाते हैं हम टेबल पे अपने, इससे अब आप याद रखते जाएंगे साथ साथ। ओके, इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो कांस्टेंट की, सो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव 1, सो 1 की इंटीग्रेशन x। x पावर n, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज x पावर n। सो x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस, इसे अब इंटीग्रेशन में पावर रूल कहेंगे। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 over x, so integration of 1 over x is log x. Integration of e power x is x because the derivative of e power x is x, e power x, तो इंटीग्रेशन भी e power x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, ये क्या था हमारे पास, a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। अब फार्मूला बनाने के लिए मैं नेचुरल लॉग ऑफ a को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं
तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये नेचुरल लॉग ऑफ ए है, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा, इज ए पावर एक्स। अब ए पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव ए पावर एक्स है, तो ए पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ए पावर एक्स की इंटीग्रेशन होगी ए पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इज ए एक्स, बिकॉज ए एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ए आएगा सिंपल, तो ए की इंटीग्रेशन ए एक्स। ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाए। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपने डेरिवेटिव किए हुए, ठीक है, फौरी तौर पे अगर हम उसके जो डेरिवेटिव पहले रिकॉल करें ताकि हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकें, तो आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉज एक्स, नंबर वन। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन। नंबर टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस कॉस का क्या होगा? प्लस साइन एक्स। अब माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस एक्स। साइन कॉस के बाद आपका फार्मूला आता है टेन एक्स का, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये तीसरा फार्मूला है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? उसका उल्ट कर देंगे, यानी आप देखें फार्मूला कैसे बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन का सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स। उसके बाद हम ढूंढते हैं कॉट का। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या था? माइनस को सीकेंट स्क्वायर, तो ये माइनस इधर लेके आए। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या होगा? कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉट एक्स। आप देख रहे हैं, यानी उसी 6 फार्मूलों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 5 पे ढूंढेंगे हम सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट एक्स tan एक्स। तो इसका मतलब है कि सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? वापस आपके पास, क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट एक्स tan एक्स की, आप सोचेंगे ये कौन सा फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स tan एक्स? वो था सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स tan एक्स। इसी तरह आपके पास जो फंक्शन था कोसिकन एक्स, कोसिकन एक्स के डेरिवेटिव क्या था? कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स, तो माइनस इधर लिख दिया हमने, तो लिहाजा कोसिकन एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कोसिकन एक्स। 6, तो ये 6 आपके डायरेक्ट फार्मूले हैं जो आपके फार्मूले बन गए हैं डेरिवेटिव के फार्मूले, नथिंग न्यू। अच्छा, अब आप गौर करें कि आपके पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि एक फंक्शन ऐसे पड़ा है माइनस कॉज एक्स, जिसका डेरिवेटिव ले तो साइन एक्स आता है। कॉज का माइनस होता है, तो मैंने माइनस कॉज एक्स लिखा है। माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है साइन एक्स। दूसरे नंबर पे कॉज एक्स का फार्मूला बन गया आपका। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉज एक्स आता है, लिहाजा कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स। लेकिन टेन एक्स का फार्मूला नहीं बना आपके पास। टेन एक्स क्यों? क्योंकि कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका जब आप डेरिवेटिव लें तो टेन एक्स आए। कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका आप डेरिवेटिव लें तो कॉट एक्स आए। कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव लें तो जवाब में सीकन एक्स आए, या जवाब में आपके पास कोसिकन एक्स आए। 1 2 3 एंड 4। देखिए, आप डेरिवेटिव के फार्मूले आपके पास, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉस का साइन, साइन की इंटीग्रेशन मिल गई माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन मिल गई साइन। अब जबकि आपने टेन का डेरिवेटिव लिया तो वो तो सीकेंट स्क्वायर आया, लिहाजा सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मिल गई आपको, टेन की इंटीग्रेशन नहीं मिली आपको। ठीक है, तो ये जो 4 है इनको स्पेशल केयर चाहिए, इनका फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं दे रहा फार्मूला, ये आप क्यों नहीं दे रहा? अभी मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट मैं डेरिवेटिव के फार्मूले ले रहा हूं और उनसे मैं इंटीग्रेशन के फार्मूले बना रहा हूं। अगली स्टेज पे आके हम फिर उन फंक्शन पे गौर करेंगे जो डेरिवेटिव से नहीं बन सके। ठीक है, फॉर्मूले में आपको बताता जा रहा हूं। टेन एक्स, अब मैं आपको वो स्पेशल केयर भी चले बताने लगा हूं कि वो स्पेशल केयर कौन सी है जो इस वक्त हम करेंगे तो हम अपने फार्मूले पे पहुंच जाएंगे। वो स्पेशल केयर ये है कि जब आप टेन एक्स का इंटीग्रल लेते हैं
और आपको कोई स्पेशल फंक्शन नहीं मिलता ऐसा जिसका डेरिवेटिव ले तो वो tan x आए, फिर इसका हल है। इसका हल ये है कि आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इससे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर cos x dx। ठीक है, और एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट हमारा ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हो डिनोमिनेटर में यूं f ऑफ x, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो मौजूद होना चाहिए dx के साथ। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो आपके पास आंसर आएगा log ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x। ठीक, इसे आप इसे याद कर लें, ये एक फार्मूला बन गया आपके पास कि अगर आपका फंक्शन पड़ा है डिनोमिनेटर में और साथ आपके पास उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ f ऑफ x। इसे अप्लाई करें। अब cos का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, बाहर भी माइनस लिख लें। अब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ये f आपका फंक्शन cos है, उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है dx के साथ, आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ cos x। और अगर माइनस से जान छुड़ाना चाहते हैं तो log आपकी हेल्प करेगा, ये पावर में चला जाएगा, और जब ये पावर में चला जाएगा तो ये 1/cos बना देगा, और 1/cos क्या होता है, secant x। यू tan x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, log ऑफ secant x। tan x की इंटीग्रेशन log ऑफ secant x या माइनस log ऑफ cos x। इसी को यूज करते हुए cot x को लिखें cos ओवर साइन, तो साइन का ऊपर डेरिवेटिव बना तो log ऑफ sin x, ये भी आ गया। ठीक है, अब आपका इजाफा हो रहा है, ये नंबर पहले आपके पास 6 बन चुके थे। ठीक है, ये आपके पास 6, ये नंबर 6 था। अब इंटीग्रेशन का 7 फार्मूला ये आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। 8 नंबर पे ये आ गया। ठीक है, इसी तरह सीकेन एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेन एक्स को हम सीकेन एक्स टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जो नीचे डिवाइड और होता है सीकेन एक्स प्लस टैन एक्स, उसका ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है, तो आंसर log ऑफ सीकेन एक्स प्लस टैन एक्स आ जाता है। ठीक है, कभी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा उसमें मैं ये सारे फॉर्मूले प्रूव भी करवा दूंगा। और नंबर 10 पे आ जाएगा कोसिकन एक्स का, तो अब याद रख लें सीकन एक्स का क्या है, log ऑफ सीकन एक्स प्लस टैन एक्स, और कोसिकन का क्या है, log ऑफ कोसिकन एक्स माइनस कॉट एक्स। यानी ये 10 फार्मूले आपके पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक के। लेकिन इधर बात खत्म नहीं होगी, इधर बात इसलिए खत्म नहीं होगी कि यहाँ आपने देखा है कि जब आप इंटीग्रेशन में आए तो इंटीग्रेशन में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छेड़ा है तो आपके पास 6 के बजाय 10 फार्मूले बन गए। अब ये जो 10 फार्मूले हैं इनमें से 6 तो रूटीन के फार्मूले हैं कि साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन, टैन की इंटीग्रेशन, कॉट की इंटीग्रेशन, कोसिकन की इंटीग्रेशन, सीकन की इंटीग्रेशन। लेकिन दो और सामने आ गए, सीकंड स्क्वायर के और कोसिकंड स्क्वायर के। जब ये दो फार्मूले सामने आए ना तो फिर आपके सामने एक क्वेश्चन पैदा हुआ। वो क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि फिर हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सीकंड स्क्वायर के लिए तो डायरेक्ट टैन पड़ा था, टैन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर है, लेकिन साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। इसी तरह कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसी तरह टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, और इसी तरह कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो लिहाजा हमें स्क्वायर्स पे जाना पड़ा। अब देखिए टैन स्क्वायर की तो बड़ी आसान है, टैन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। ले इसकी इंटीग्रेशन कर दे, सीकेंड स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन पड़ी है टैन एक्स, और 1 की भी पड़ी है, आंसर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर की भी बड़ी आसान है, ये कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी है, 1 की भी है, इसकी भी हो जाएगी। अलबत्ता साइन स्क्वायर के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए, कॉस स्क्वायर आपके पास होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो लिहाजा इसके लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, और बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिहाजा आप स्क्वायर्स, अब जबकि आप स्क्वायर्स की इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो अगला सवाल आएगा क्यूब की क्या होगी। आगे चल के एक्सरसाइज 3.4 में देखेंगे हम साइन क्यूब, कॉस क्यूब, टैन क्यूब, सीकेंड क्यूब, कोसिकेंड क्यूब, फिर इनकी पावर 4 की। और बीएससी में जाके आप रिडक्शन फार्मूला करेंगे, इस साइन की कोई भी पावर एन आ जाए, कॉस की कोई भी पावर एन आ जाए, तो आप एक फार्मूला याद रख लेते हैं और डायरेक्ट उसके साथ आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑलमोस्ट 14 फार्मूलाज हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अच्छा,
अब आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो क्या आता है, 1/1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट। लिहाजा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट वापस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, जब आप कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी यही आता है, जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो वो माइनस अगर हम यहाँ लिख लें तो इसका मतलब है कि ये जो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स का भी डेरिवेटिव है और माइनस कॉज इनवर्स का भी डेरिवेटिव है। लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स भी लिखी जा सकती है, माइनस कॉज इनवर्स भी लिखी जा सकती है। यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि अगर 1 के बजाय ए स्क्वायर आ जाता तो फिर क्या फर्क पड़ना था, आगे चल के हम देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक्स के नीचे ए आ जाता था। अगर यहाँ 1 के बजाय ए स्क्वायर होता तो एक्स बाय ए आ, इधर भी एक्स बाय ए आ जाता। एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो फिर क्या आंसर आएगा, आगे चल के आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो तो फिर क्या आंसर आएगा, आगे चल के इसके आंसर आप देखेंगे। नेक्स्ट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन में इनवर्स tan भी दिया जा सकता है और माइनस इनवर्स कॉड भी दिया जा सकता है। सीकेंड इनवर्स के डेरिवेटिव भी यही है, और कोसिकेंड के में क्या आता है, माइनस आता है। लिहाजा 1/x मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन में सीकेंड इनवर्स भी आ सकता है, माइनस कोसिकेंड इनवर्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये 3 फार्मूला, वो 6 फार्मूले, क्योंकि ये दो दो फंक्शन आ गए तो वो 3 में बदल गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गए। साल के तौर पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी ऐसी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इन हालात में क्या होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, आगे चल के आप देखेंगे हम इनके आंसर देंगे। सेम यही वाला काम हम लेके आ रहे हैं अब हाइपरबोलिक फंक्शन में, और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने 10 फार्मूले बनाए थे साइन कॉस के लिए, उसी तरह क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। कॉस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, तो कॉस हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन साइन, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन, साइन की इंटीग्रेशन कॉस, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, कॉट का स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कॉट, सीकेंड हाइपरबोलिक का माइनस सीकेंड tan, सीकेंड tan का माइनस सीकेंड, कोसिकेंड का माइनस सीकेंड, कोसिकेंड कॉट, कोसिकेंड कॉट का माइनस कोसिकेंड। ये 6 तो हो गए, उसी को उल्टा के। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि स्पेशली 4 फार्मूले बनाने पड़ेंगे। tan का इंटीग्रल यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस, क्योंकि साइन बटा कॉस, कॉस का ऊपर डेरिवेटिव अब बन गया है। कॉट का नेचुरल लॉग ऑफ साइन। सीकेंड हाइपरबोलिक ये स्पेशल फार्मूला है, और ये आपको सेकेंड ईयर की बुक में नहीं मिलेगा, इसे चेक कर लें इंटरनेट की मदद से। सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स को सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब आ जाए उसके इनवर्स पे। इनवर्स हाइपरबोलिक के मैंने डेरिवेटिव फार्मूले और उसका मेथड बताया था आपको, जिसमें सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, क्योंकि इसका फार्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज साइन हाइपरबोलिक। इस तरह याद करते जाएं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की ये वैल्यू जरूर याद कर लें, ये एमसीक्यूज में आती है लॉग की फॉर्म में, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, तो लिहाजा ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का ये डेरिवेटिव मैंने याद करवाया था, और इसकी लॉग की फॉर्म में वैल्यू माइनस में आ जाती है। ठीक है, अब आप देखें, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। इसी तरह आगे चले, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे आएगा सीकेंट और कोसिकेंट। ठीक है, ये यहाँ कोसिकेंट आ जाएगा, ये सीकेंट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसका डेरिवेटिव उल्ट कर दें आप जस्ट, और इनकी लॉग की फॉर्म में वैल्यू ले लें। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया।
एक रह गया। आप जानते हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह कॉट का क्या होता है, उसमें ऊपर आ जाता है -1/x² - 1, वो माइनस खत्म करते हैं तो सिर्फ कंडीशन का फर्क है, फार्मूला सेम है इनका। tan हाइपरबोलिक इनवर्स में x लेस देन 1 होता है, x मॉड, और कॉट में x मॉड ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब जबकि ये फार्मूला आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्वेश्चन पैदा होता है x² - 1 का क्या होगा, ठीक है। 1 - x² और ये x² - 1। यहाँ पे मैं एक शेयर करता हूँ आपसे, हमारे पास एक टेक्निक है साल के तौर पे 1/x² - 1। हमारे पास एक टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन की। अब लिखते हैं a ओवर, इसके दो फैक्टर है x-1 और दूसरा फैक्टर है x+1। हमारे पास एक टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन की कि हम अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर बनते हो तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जब आप ये a और b फाइंड कर लेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। काम इसलिए आसान हो जाएगा कि उसके बाद ये 1/x-1 बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल आ जाएगा log ऑफ x-1, इसका आ जाएगा log ऑफ x+1। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप इसे u लिख लेंगे, नेचुरल log ऑफ x-1/x+1, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/2, b की वैल्यू आएगी -1/2, 1/2 शुरू में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो log x-1 ऊपर लिखा जाएगा, जो माइनस में है वो log की प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड हो जाता है x+1। तो इस तरह ये फार्मूला और ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको दो टेक्निक शेयर कर दी। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट फार्मूला कि आपने सोचा कि ये किसका डेरिवेटिव है। दूसरा टेक्निक आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन की। एक तीसरी और हैरत अंगेज टेक्निक जो आगे चल के हम पढ़ेंगे वो है सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस की, ठीक है। तीन सब्स्टिट्यूशन है बड़ी स्पेशल किस्म, जिनसे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 1, अगर किसी क्वेश्चन में आप देखें a² - x² स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, किसी फॉर्म में, जैसे ये आ रहा है a² - x², जैसे बटे में आ रहा है 1 - x², तो ये a है हमारा। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे पुट करेंगे x = a sin थीटा, ठीक है। उससे क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, आपको एक हल नजर आ जाएगा मसले का। अगर आपके पास हो a² + x², फिर आप पुट करें x को a tan थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक a² कॉमन आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, आपका कोई हल निकल आएगा। अगर आपके पास हुआ x² - a², फिर आप पुट करें x को a secant थीटा, तो secant स्क्वायर -1 ये बन जाएगा tan स्क्वायर, आपका कोई मसले का हल निकल आएगा, ठीक है। या अल्टरनेटिवली, लेकिन एफएससी में हम ये हाइपरबोलिक वाली सब्स्टिट्यूशंस नहीं करते। इन सब्स्टिट्यूशंस की मदद से ये फार्मूले बन जाएंगे। a² - x² का फार्मूला क्या है, x/2 ये एज इट इज, प्लस a²/2, अब इसमें पुट क्या किया था साइन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा, x² + a², x/2 जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे x/2, x² + a² एज इट इज, a²/2 एज इट इज। अब यहाँ पुट क्या किया आपने, आपने पुट किया a tan थीटा, या दूसरा तरीका क्या था आपका, आपने पुट करना था a sin हाइपरबोलिक। जब साइन हाइपरबोलिक पुट किया तो आंसर में इनवर्स साइन हाइपरबोलिक आया। इनवर्स साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो आप दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल फार्मूला, सब स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। इसी स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से ये सारे फार्मूले हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर a² - x² होगा तो साइन इनवर्स आएगा, a² + x² होगा तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आएगा, और x² - a² होगा तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आएगा, ठीक है। ये देखें, ये सारे आपको याद हो गया। ये साइन स्क्वायर मैंने बताया था, इसको चेंज करेंगे 1 - cos 2x/2 में और उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। कॉट स्क्वायर को मैंने ये आपको मैंने बता दिया है, आप इन चीजों को चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ रूल है इंटीग्रेशन के। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो, किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। अगर आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में पड़े हो फंक्शन, यानी फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हो,
तो आप क्या करते हैं, फिर आप उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आप उनकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपका प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में क्या बनेगा? आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये बड़ा लाडला किस्म का फंक्शन होगा आपका, इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं ली, कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड की इंटीग्रेशन, तो लिहाजा आपको सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आनी चाहिए। फार्मूला में यहाँ माइनस है और एक बहुत बड़ा इंटीग्रल है, उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन जिसको आपने बचाया हुआ था इंटीग्रेशन से, फिर बचाने के लिए पहले उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और सेकंड फंक्शन उससे दोबारा रगड़ देंगे, दोबारा उसकी इंटीग्रेशन लेंगे और जो आंसर आएगा इसका होल इंटीग्रल लेंगे। तो ये आपका है प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। इसे याद करें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसमें स्ट्रेंथ ये है इस फंक्शन, इस फार्मूला की, कि आप एक फंक्शन को बचा सकते हैं इंटीग्रेशन से। फर्स्ट फंक्शन में कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी आपको। लिहाजा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन हो और एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसे फर्स्ट फंक्शन मान लें। क्यों? क्योंकि जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए जरा बी लिखो या बी जरा ए लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी मर्जी से तरतीब दोगे कि फर्स्ट फंक्शन किसे रखना है। जिसकी आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसे आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, और जिसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसे आप सेकंड फंक्शन रखेंगे। मसला हम याद कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए और सेकंड फंक्शन कौन सा होना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फंक्शन वो रखें जिसकी या तो आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते या उससे बचना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे log x, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले के जवाब में log x नहीं आया। log x का अपना डेरिवेटिव तो चले हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव के जवाब में log x मिला हो? नहीं। इसका मतलब log x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला से नहीं होती। इसी तरह साइन इनवर्स फंक्शन या हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, ये कभी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के जवाब में नहीं याद किया आपने। तो ये वो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन हम अकेले नहीं कर सकते, इन्हें हम जब भी आएंगे इन्हें फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। इसके बरक्स वो फंक्शन जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे e की पावर x है, इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। साइन x कॉस x है, इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन्हें आप सेकंड फंक्शन ले लिया करें, ठीक है। प्रेफरेंस ये है log x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, और ये जो ex sin x cos x ये सेकंड फंक्शन। x की पावर n ये दोनों में जा सकता है। बेसिकली x की पावर n की हम इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी पावर बढ़ती है, डेरिवेटिव लेते हैं तो कम होती है। हम अपने सवाल के हल की तरफ जाना चाहते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंस जाएंगे, इसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर ये फंक्शन x की पावर n इन फंक्शन के साथ आ जाए, जो हमारी मजबूरी है कि हमने उन्हें फर्स्ट फंक्शन लेना है, तो फिर हम x पावर n को क्या करेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। लेकिन अगर x पावर n इन फंक्शन के साथ आ गया जिनकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो फिर हम x पावर n की इंटीग्रेशन अवॉइड करेंगे और इसे हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है इंटीग्रेशन का, और वो बड़ा क्वेश्चन आसान कर दिया करेगा। वो फार्मूला ये है, अब डेरिवेटिव से मैं आपको पहले समझाता हूँ। फर्ज करो आप डेरिवेटिव लेते हैं e की पावर ax का और f ऑफ x का, तो आप करेंगे प्रोडक्ट रूल से e की पावर ax एज इट इज, f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम x, प्लस e पावर ax का डेरिवेटिव a e पावर ax f ऑफ x एज इट इज। इसमें से आप e की पावर ax कॉमन ले लेंगे, इसको मैं पहले लिखता हूँ a f ऑफ x प्लस f प्राइम x। ये आपको एक फार्मूला मिल गया है e पावर ax f ऑफ x का डेरिवेटिव। अगर e पावर ax f ऑफ x का डेरिवेटिव ये है तो फिर इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ये होगा कि e की पावर ax af ऑफ x f प्राइम x की इंटीग्रेशन क्या होगी? ये छोटी सी होगी e पावर ax f ऑफ x। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax af of x plus f prime x is simply e power ax f of x।
ठीक है, आसान सी बात हो गई। यानी पहचान क्या है, ई की पावर ए एक्स, जो ए है वो आ रहा होगा फंक्शन के साथ और साथ इसका डेरिवेटिव साल के तौर, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ई की पावर एक्स आ गया, ये फंक्शन आ गया, साइन एक्स इसका डेरिवेटिव आ गया। आंसर में क्या आना है, आंसर में ई की पावर आना है और फंक्शन आना है। फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो आंसर क्या आ गया, ई पावर एक्स साइन एक्स, आंसर आ गया बस। तो ये आसान सा फार्मूला, इसे याद रखें। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन से। उसके बाद आ गई हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ लिमिट दी होती है, फर्ज करो ए से बी पे, ठीक है, हम एक्स की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो एक्स की इंटीग्रेशन पावर रूल से क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 ए टू बी, वैल्यू पुट करें पहले बी तो बी स्क्वायर बाय 2, फिर ए पुट करें तो ए स्क्वायर बाय 2। इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमें एग्जैक्टली एक नंबर देता है, रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, फर्ज करो एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम का डेरिवेटिव था, तो इसकी इंटीग्रेशन एफ आ जाएगी कैपिटल एफ, उसमें बी पुट करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर ये फर्ज करो ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये ग्राफ है, x की वैल्यू a से लेके b तक, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स को a से b तक, तो ये क्या देता है, ये फंक्शन हमें देता है एरिया। कौन सा एरिया, अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो दिस कर्व फ्रॉम a टू b, ये वाला एरिया देता है हमें। अबव एक्स एक्सिस का मतलब है कि एरिया पॉजिटिव होता है, जब आपका फंक्शन नीचे जाता है, वाई एक्सिस जब डाउनवर्ड जाते हैं आप, तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम यहाँ अबव एक्स एक्सिस कहते हैं। और अगर फंक्शन ऐसा हो जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो, आपने पहले ही उसको प्लस कर देना है, यानी आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, एरिया नेगेटिव नहीं करना। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद थोड़ा सा है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र, आसान सी लफ्जों में हम इसे याद कर लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ रहा हो, मिसाल के तौर पे 2dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ रहा हो उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर हो, जैसे फर्ज करो अगर उसमें ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव आ रहा है, मैक्सिमम जो ऑर्डर हो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे इसमें देखें ये ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। इसके सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक में कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, एक में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और ये उसकी एग्जांपल है। बस इसका सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो उसको सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 3 था। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करेंगे इंटीग्रेशन के, उसके बाद हम चले जाएंगे एनालिटिक ज्योमेट्री पे, चैप्टर 4 पे, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, इसे कर लें अच्छी तरह से।